भी यकीन नहीं था कि कोई व्यक्ति, भले ही उनका जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन 20 साल तक अपने काम की वजह से बाहर रहे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो किसी भी राज्य में या देश में, यदि कोई विकल्प खड़ा होता है तो उनको तकलीफ तो होगी, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। जितनी बड़ी होती है उनकी शादी करा दी जाती है, परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थोप दी जाती है। इसीलिए हमारे बिहार में महिलाएं पिछड़ रही हैं, और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी, वो अपने फैसले खुद से नहीं लेंगी, राजनीति में भी वो सफल योगदान नहीं दे पाएंगे। आने वाले समय में जनसुराज बिहार की ए टीम बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं निशांत। आज की मुख्य अतिथि हैं हमारे स्टूडियो में प्रीति नंदिनी जी। सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार युवाओं की मुद्दा को प्रमुखता के साथ इन्होंने उठाया है और उसको धरातल पर लागू करने का काम किया है। बिहार शिक्षक बहाली फेज 6 की बात करूं तो इन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और उन्हें आगे बढ़ाई। स्वागत है प्रीति नंदिनी जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज अभियान की व्यापकता शुरू में नहीं दिख रही थी मैम, लेकिन अब दिखने लगी है, धरातल पर उतरी, लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आप लोग कैसे इसको ले रहे हैं? जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया है कि जनसुराज जब शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2022 में, तब लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि कोई व्यक्ति, भले ही उनका जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन 20 साल तक अपने काम की वजह से बाहर रहे, देश से बाहर 10 साल रहे, फिर देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने अलग अलग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम किया। उसके बाद वो एक फ़ैसला करते हैं कि अब मैं बिहार को बदलूँगा और बिहार के लोगों से जुड़ करके वहाँ की समस्याओं, वहाँ के मुद्दों पर काम करूँगा। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से जनसुराज से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से प्रशांत जी गांव-गांव घूम करके हर व्यक्ति को ये समझा रहे थे कि आपकी समस्या शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसकी वजह से है, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है उसकी वजह से है, और जिस तरीके से पलायन होता है बिहार में शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए या स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था के लिए हम बिहार से बाहर जाते हैं। तो इन समस्याओं पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा और एक विकल्प तैयार करना होगा जो इन मुद्दों पर काम करे और बिहार को विकास के राह पर आगे लेके जा सके। प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि वह बीजेपी की बी टीम है। ऐसा क्यों? कुछ धारणाएं बन रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो किसी भी राज्य में या देश में, यदि कोई विकल्प खड़ा होता है तो उनको तकलीफ तो होगी, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। और जहाँ तक जनसुराज की बात है, जनसुराज एक मिशन है बिहार के लिए, क्योंकि आप देख ले, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बहुत दावे करती हैं कि हमने बिहार के लिए ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन आज भी बिहार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे गरीब राज्य माना जाता है। बाकी आप किसी भी इंडिकेटर पर आप देख ले, किसी भी तरीके का सर्वे करा ले, बिहार नीचे से टॉप करता है। तो एक सच्चाई ये है, और ये जब बात चर्चा की जा रही है जनसुराज की तरफ से, जनसुराज के जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज़मीन पर जाकर बात कर रहे हैं लोगों से और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा हो या राजद हो, उनको तकलीफ हो रही है कि कहीं जनता समझ ना जाए कि बिहार की असली स्थिति क्या है, और उनको ये ना पता चल जाए कि उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, जो पार्टियां सरकार में रही हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि राजद कहती है कि भाजपा की हम बी टीम हैं, या फिर आप ये देखें कि एक बार भाजपा ने भी अपने एक अकाउंट पे ये लिखा है कि जनसुराज आरजेडी की बी टीम है, तो ये तो उन्होंने ही खुद साबित कर दिया है। एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि आपकी बी टीम है, आपकी बी टीम है, तो ये तो प्रूफ होता है ना कि हम किसी की बी टीम नहीं है। और आने वाले समय में जनसुराज बिहार की ए टीम बनेगी, और ये चीज़ मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, उनको ये समझ में आने लगा है। इसीलिए वो अलग अलग तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी उनको सूट करता है ऐसे चीज़ों को आगे लेकर आ रहे हैं, ताकि जनसुराज को किसी तरीके से पीछे ढकेला जा सके। महिला सशक्तिकरण पर एक बैठक आयोजित की जाती है प्रशांत किशोर के द्वारा, और वहाँ पर कहते हैं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी जो बिहार में नगण्य है, मतलब बहुत कम ही है, तो मैं वहाँ पर 40 सीटें दूंगा। क्या यह एक जुमला साबित होगा या सही में महिलाओं के साथ अन्याय से न्याय की ओर यह परिवर्तित हो पाएगी?
देखिए, महिलाओं की जो संख्या है देश भर में, करीब करीब 49% हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या है। बिहार में भी लगभग उतना ही है। तो आप समझे कि आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं। तो कोई भी विकास का काम या किसी भी तरीके का अच्छा चीज़ हम बिना महिलाओं के सहयोग के नहीं ले सकते हैं। लेकिन बिहार की एक सच्चाई भी है जिसे हमें समझना पड़ेगा। राजनीति में गिन के महिलाएं आती हैं, लेकिन उनका सिर्फ नाम होता है। कहीं ना कहीं पंचायती राज में आरक्षण भी दिया गया है कि 50% जो सीटें हैं उस पर महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं। बावजूद उसके आप देख लें कि गाँवों में किस तरीके का प्रचलन है। महिला मुखिया होती हैं या सरपंच होती हैं, पंचायत समिति होती हैं, लेकिन काम उनके पति कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, इन सभी परिस्थितियों को प्रशांत जी ने ज़मीन पर उतर के पिछले 3-4 साल से वो इस पे अध्ययन किए हैं, समझे हैं, और उनको ये एहसास हुआ है कि भले ही हमारे देश में या बिहार में 50% करीब करीब महिलाएं हैं, लेकिन हम 50% उनको आरक्षण नहीं दे सकते हैं आने वाले चुनाव में। इसका कारण ये है क्योंकि वो सशक्त नहीं है। और जहाँ तक बात आप करते हैं कि 40 सीटें देने की बात कही है, प्रशांत जी ने ये बार बार स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ 40 सीट की बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे महिलाएं सशक्त होंगी, उनको हम 70 से 80 सीटें, और जहाँ तक वो डिजर्व करेंगी, हम चाहेंगे कि महिलाएं आगे आएँ। लेकिन अभी हम इसलिए उनके लिए सीट को सीमित रखे हुए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बिहार की महिलाओं को और सशक्त होने की ज़रूरत है और अपने फैसले खुद से लेने के लिए काबिल होना पड़ेगा। और ये जो कल्चर बना हुआ है कि भले ही महिला का नाम होता है, क्योंकि सीटें आरक्षित हैं, मजबूरी है कि महिलाओं को आगे लेके आना पड़ता है, लेकिन वो क्षेत्र में नहीं घूम पाती, अपने फैसले खुद से नहीं ले पाती हैं, और उनके पति कहीं ना कहीं आकर के उनके लिए काम कर रहे होते हैं, उनके भाई काम कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रचलन है, ये जो ट्रेंड है, इसे तोड़ने की भी ज़रूरत है, और इसी पर प्रयास जनसुराज कर रही है, प्रशांत जी कर रहे हैं। इस ट्रेंड जो अभी तक नहीं टूट पाई, उसके पीछे की कुछ वजह आप बता सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिहार जो है सभी इंडिकेटर्स पे फेल है। मैंने आपको बताया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, रोजगार हो, हर जगह वो नीचे खड़ा है देश भर में। हम कहीं ना कहीं देश के अन्य जो विकास, जो जिन राज्यों का विकास हो चुका है, उससे 30-40 साल पीछे हैं। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, बड़े बड़े जो देश के शहर हैं उसके कंपैरिजन में आप पटना को देखिए, या बिहार के जो दूसरे शहर हैं। पटना के अलावा मुझे नहीं लगता है कि हम किसी शहर को शहर बोल सकते हैं, है ना। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और पीछे हमारा शहर और राज्य ही नहीं है, यहाँ के लोग भी पिछड़ गए हैं। इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। तो जहाँ हमारा पूरा राज्य ही पिछड़ रहा है, तो आप महिलाओं की स्थिति समझ लीजिए। पुरुष तो फिर भी अपने लिए एक मौका ढूंढ लेते हैं, उनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए पटना भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लेकिन महिलाओं को चाहे उनके अंदर कितनी भी इच्छा शक्ति हो, चाहे कितनी भी काबिलियत हो, उनको उस गांव में ही रहना पड़ जाता है। और गांव की स्थिति आप देख लीजिए, सरकारी विद्यालय हैं जहां पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज है वहां क्लास नहीं चलता है, किस तरीके से परीक्षाएं होती है। मुझे लगता है कि बिहार के बच्चा ये चीज़ समझता होगा कि क्या शिक्षा व्यवस्था है। और जब तक आपको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी, सही समझ आपकी विकसित नहीं होगी, तो आप सशक्त नहीं हो सकते। और यही कारण है कि हमारी महिलाएं इतनी पीछे हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, और जैसे ही बड़ी होती है उनकी शादी करा दी जाती है, परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थोप दी जाती है। इसीलिए हमारे बिहार में महिलाएं पिछड़ रही हैं, और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी, वो अपने फैसले खुद से नहीं लेंगी, राजनीति में भी वो सफल योगदान नहीं दे पाएंगी। प्रशांत का यह कहना लगातार हर मंच से वो कह रहे हैं कि हम 140 सीट से अगर नीचे भी जीतते हैं या 140 तक जीतते हैं तो ये मेरा नैतिक हार होगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, अति आत्मविश्वास या बिहार की जनता का उन साथ? देखिए, प्रशांत जी नहीं लड़ रहे हैं, प्रशांत जी बिहार को लड़वा रहे हैं। बिहार की जो परिस्थिति है, हो सकता है कि यहाँ के लोग, जैसा कि आपने पहला सवाल ही पूछा कि जनसुराज शुरुआत में बहुत कमज़ोर दिख रहा था, उतना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे 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 वो व्यापक हो रहा है। तो समय लग रहा है लोगों को समझाने में कि आप अगर परेशान हैं, आपके पास अगर रोजगार नहीं है, आपका बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं आप हैं, क्योंकि आपने उनको चुनकर लाया हुआ है। तो आप आइए, जनसुराज से जुड़िए, और अपने मुद्दों के लिए आप खुद की आवाज़ उठाइए। तो हम या हमारी जो पार्टी है जनसुराज, वो ये नहीं कह रही है कि आप हमारे नेताओं को वोट कीजिए या आप जनसुराज को सरकार में लाइए। वो ये कह रही है कि आप आकर के जनसुराज में जुड़िए, और आप में अगर काबिलियत है तो आप अपने समाज को नेतृत्व दीजिए। तो हम एक नेतृत्व तैयार करने का भी काम कर रहे हैं, जो अपने मुद्दों के लिए, अपने समस्याओं के लिए खुद आकर खड़ा हो, और आकर के वो लड़े और समस्याओं को सॉल्व करे। तो आपका जो सवाल था कि यदि 140 सीटों पे हम नहीं जीतते हैं
तो प्रशांत जी का ये मानना होगा कि वो उनकी नैतिक हार होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इन सभी मुद्दों को, इन सभी समस्याओं को समझेगी और बिहार में जो एक विकल्प तैयार हो रहा है जनसुराज का, उसका साथ देगी और हम प्रचंड बहुमत से आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार में आएंगे और जो मुद्दे हैं बिहार की, जो समस्याएं हैं, उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ प्रशांत का एक बैठक होती है बापू सभागार में, और वहाँ से वो कहते हैं कि आपका कुरान में पहला शब्द है इकरा, जो शिक्षा को बताता है। आप ठगे इसलिए जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ उनका साथ देते हैं एंटी बीजेपी के होने के कारण। तो क्या जो व्यापकता के साथ उस बैठक में मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे बिहार की जो विपक्ष की 2-3 पार्टियां हैं जैसे आरजेडी, कांग्रेस, ये लोग कहीं ना कहीं हमलावर होते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या लगता है कि उनका एमओआई समीकरण टूटने का वजह भी बन सकता है क्या ये? बिहार में या पूरे देश में अभी जो राजनीतिक स्थिति है, कहीं ना कहीं डर की राजनीति की जा रही है कि आप अपनी जाति को वोट दीजिए, अगर आप दूसरी जाति को दे देंगे तो हो सकता है कि वो आपको दबाएंगे, आप पे अत्याचार करेंगे। या आप अगर देख ले, आप बात कर रहे अल्पसंख्यकों की, मुसलमान भाइयों की, तो उनके भीतर भी ये डर है कि यदि हम भाजपा को वोट देते हैं या भाजपा सरकार में आती है तो वो हमारे साथ गलत करेगी, तो वो भाजपा से डर के लालू को वोट देते हैं। और जो लोग लालू यादव से डरते हैं कि उनके आने से अपराध बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बिहार का माहौल खराब हो सकता है, इसका डर है, वो डर करके बीजेपी को वोट कर रही है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है और धर्म और जाति के नाम पर वोट लिया जा रहा है, और जो विकास के बात होता है, मान लीजिए आप मुसलमान समाज को कहते हैं कि मेरा है, मान लीजिए एमवाई की ही आप बात करते हैं कि मुसलमान और यादव समाज हमारा है, तो हमें दिखा दीजिए ना उदाहरण कि आपने मुसलमान और यादव भाइयों के लिए क्या किया है। वो तो दिखना चाहिए था बिहार में, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? राजद के सिर्फ एक नेता हैं, तेजस्वी यादव, जो दिखाई देते हैं आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वो वीवीआईपी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके परिवार राजा की तरह जी रहे हैं। तो हम एक जनता है, अगर आप उनसे विश्वास लेते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, हम जीत कर आएंगे, आपके लिए काम करेंगे, तो मुसलमान भाइयों को बहुत आगे होना चाहिए था। लेकिन स्थिति ऐसी है, हमें लगता है कि पूरे देश में और बिहार में खास करके मुसलमान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, शोषित हैं। और जब प्रशांत जी उनसे बात कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा इस्तेमाल किया गया है, हम वोट तो दे देते हैं लेकिन हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। तो ये बात अब अल्पसंख्यकों को समझ में आने लगी है और खुल करके अपना साथ देने को तैयार है प्रशांत जी को। जदयू के एक बड़े ही चर्चित लीडर हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, ललन सिंह जी, वो कहते हैं कि प्रशांत तो व्यापारी है। तो व्यापारी से सही में वास्तविकता में नेता बन पाएंगे प्रशांत बिहार के लिए, या व्यापारी ही रहेंगे? मैं माननीय ललन जी का एक जो भी उनका है मैंने भी सुना था, और प्रशांत जी ने इससे बहुत सुंदर जवाब दिया है कि हम ऐसा सबका आदर करते हैं और किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले ही कोई सामने से हमें कुछ भी कहे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि वो कह रहे हैं कि प्रशांत जी व्यापारी हैं और बिहार के गांव-गांव में घूम कर अपना सामान बेच रहे हैं, तो बिहार की जनता को और सभी लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि प्रशांत जी पिछले 2 साल से बिहार में क्या कर रहे हैं। हर गांव में घूमते हैं, जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका पति 10-15 हज़ार के रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों है। इस चीज़ को आप समझिए, जागिए, अपनी समस्याओं के लिए आप जागिए। ये नहीं कह रहे प्रशांत जी कि आप हमको बना दीजिए, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। आप सोचिए कि आपने जिनको वोट दिया वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आज आपका बच्चा जा कर के खिचड़ी खाता है, घर वापस आ जाता है, उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? आखिर विद्यालय है लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? सारी व्यवस्था तो है, पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। रोजगार की आप बात ले ले, सिर्फ सरकारी नौकरी से आप बिहार के इतनी बड़ी आबादी को रोजगार नहीं दे सकते, आपको व्यवस्था करनी होगी। आप सिर्फ ये, नीतीश कुमार आज ये कह देते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है हमारा, तो इससे कह देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो ये सारे जो बात जा कर के प्रशांत जी कह रहे हैं जनता के बीच में, तो वो व्यापार कर रहे हैं, लोगों को समझाने का व्यापार कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि लोग समझें। और वो ये कह रहे हैं कि आप पहले जिस तरीके से नेताओं के बेटों को देख करके वोट करते आए हैं, वोट देने से पहले अपने बेटे का चेहरा देखिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है।
तो वो कर रहे हैं व्यापार, और उनके इस व्यापार के साथ बिहार की सभी लोग, सभी युवा और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब साथ हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार की जनता, जो हम बेचने आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं कि हम बिहार को आने वाले 10 साल में देश के 10 बड़े अग्रणी जो राज्य हैं उनके साथ खड़ा देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे इस सपना को बिहार की जनता समझेगी, खरीदेगी, अपनाएगी और जनसुराज का साथ देगी। एक पार्टी और थी जो सपना लेकर आई थी, भारत में बहुत करप्शन के ऊपर में मुद्दा बना, देश साथ आया, लेकिन वो खुद करप्शन में जेल में जाते हैं, अभी इस्तीफा भी दिए हैं। मेरा तात्पर्य है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से। तो क्या दूसरा केजरीवाल तो प्रशांत किशोर नहीं बन सकते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है और जो उनका कार्य करने का तरीका है, वो आम आदमी पार्टी से मुझे नहीं लगता है कि उसका कंपैरिजन होना चाहिए। ये सवाल तो जनता को खुद से पूछना चाहिए कि जिस तरीके से एक एक करके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने पद पे बैठे हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या सिर्फ वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पूरे देश में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है? आज भाजपा की सरकार है और लगभग इन 20-19 साल के कार्यकाल में ज़्यादातर समय भाजपा ही जदयू के साथ रही है। तो क्या बिहार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आप देख लीजिए, छोटे छोटे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी किस तरीके से गांव, ब्लॉक लेवल पे करप्शन कर रहे हैं। ये छोटा, अभी जमीन सर्वे चल रहा है, आप जाकर देख लीजिए, 20,000 से लेकर के 2-2, 2.5 लाख रुपए लाचार किसानों से वसूला जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार भाजपा को नहीं दिखता है। बिहार और पलायन, बस मेरा इतना ही कहना है। बिहार और पलायन, जिसकी सबसे बड़ी और दिल को धला देने वाली तस्वीर थी कोविड टाइम में जो हमने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बिहारी होगा जिसका दिल नहीं रोया होगा। जिस तरीके से पैदल चल करके आ रहे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था और किन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। पूरा देश, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई कि क्या परिस्थिति है बिहार की। तो आप समझ सकते हैं पलायन का दर्द। और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके परिवार से मैं ज़्यादातर फोकस उन ऐसे लोगों पे करूँगी जो बिहार से बाहर 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए जाते हैं। और मेरा ऐसे बहुत से लोगों से अलग अलग जगहों पे सामना हुआ है और बातचीत हुई है कि आप इतने छोटे से अमाउंट के लिए, इतने छोटे से मतलब जो भी हम कमाते हैं महीने में 10-15 हज़ार, 20 हज़ार के लिए इतनी दूर क्या करने आए हैं। तो ये जो दर्द है कि हमारी सरकार इतनी लाचार है कि अपने लोगों को अब 15-20 हज़ार, 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था आपके हाथ में, पूरा बिहार आपके हाथ में है, लेकिन आप रोना अपना लगा के रोते रहते हैं पूरे टाइम पे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और आप कहते हैं कि जिनको बाहर जाके कमाना है हमको रोक नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी का तो हर बार जो बयान आता है वो तो शर्मिंदा करता है हम बिहारियों को। शायद उन्होंने कभी भी पलायन के दर्द को नज़दीक से महसूस नहीं किया है, तभी वो कहते हैं। लेकिन जो परिवार अपने युवाओं को, अपने बेटे को, अपने पति को 10-15 हज़ार के लिए बाहर भेजते हैं, वहाँ छोटे छोटे कमरे में 4 लोग 5 लोग रहते हैं और किसी तरीके से वो अपना दाल भात चोखा बना लेते हैं और खा करके फिर वो मजदूरी करने चले जाते हैं। आप देखिए, कहीं भी कोई दुर्घटना होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में या जम्मू कश्मीर में, आप देखते हैं कि बिहारियों की मौत होती है, क्योंकि सब जगह बिहारी हैं और छोटे छोटे काम के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो हमारी ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है, हमारी सरकार की नाकामी है कि पलायन 10-15 हज़ार के लिए करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर फोकस करें, और जनसुराज इसी पर फोकस कर रहा है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि 10-15-20 हज़ार रुपये के लिए बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको यहीं पे रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी। बिहार की राजनीति गठजोड़ की राजनीति रही है और 90 से अभी तक का जो सिनेरियो देखा जाए, परिदृश्य, जनता ने उसी आधार पर वोट दिया है कि गठबंधन से ही सरकार बनती है। तो क्या प्रशांत किशोर बिहार की जो वर्तमान परिदृश्य है, राजनीति की प्रकाष्ठा जो चली आ रही है, उसको तोड़ पाने में सक्षम हो पाएंगे? जनसुराज जिस तरीके से शुरू हुआ है वो एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने का मुहिम नहीं है, जन जागरण का अभियान है। हम जनता को 2 साल से जगा रहे हैं और ये जो विकल्प तैयार करने की बात आई है कि जनसुराज एक विकल्प बनेगा, वो जनता की राय पर बन रहा है। तो हम अगर किसी और जो पार्टियां, जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनके साथ ही जुड़ जाते हैं तो हमारा सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए भले ही हम इस बार सरकार में आए चाहे ना आए,
हम 5 साल और पैदल यात्रा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को समझाएंगे, लेकिन कहीं से भी समझौता करने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है और नहीं ऐसा होगा। बिहार की जनता जनसुराज पे भरोसा कर रही है, प्रशांत किशोर जी पे भरोसा कर रही है, और हमारी ये पूरी कोशिश है, और हम ये कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि हम इस बार उनके सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता के साथ से सरकार में आएंगे, और हम जल्द से जल्द इन समस्याओं पर काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये समझ रही है, तभी तो आप इस तरीके से लोगों का जुड़ना देख रहे हैं, जो आप चर्चा कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा किस तरीके से बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार हम सरकार में आएंगे और जल्द से जल्द हम जो सुधार का प्रयास है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो काम करना शुरू कर सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रीति नंदिनी जी को, बड़ी ही बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया है इन्होंने। जनसुराज क्या बिहार की जनता के मुद्दों पर सही मायनों में खरा उतर पाएगी, ये तो जब जनता वोट देगी और सत्ता में लाएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि विपक्ष की जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनको आज यह सता रही है कि प्रशांत हमें सत्ता से दूर तो नहीं कर देंगे, क्या हमारी वोट बैंक और कास्ट की राजनीति है वो तो नहीं समाप्त हो जाएगी। बने रहे इम्पैक्ट लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। नमस्कार।